नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने क्लास 12th के लिए सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट से रिलेटेड इंटरमीडिएट थ्योरी तक एक्सप्लेन किया है। आप सभी लोगों को अगर याद हो तो कैटलिस्ट से रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी बताया था, जिसमें से एक इंटरमीडिएट थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल से। आप सभी लोगों को मैंने उस टाइम पर भी एक बात बताया था कि हमारे पास ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो पूरे टाइप के कैटलिस्ट को एक्सप्लेन कर सके। मैंने आपसे यही कहा था जो इंटरमीडिएट थ्योरी आपके पास है वो होमोजीनियस कैटलिस्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और उसी जगह पे मैंने इंटरमीडिएट थ्योरी की बहुत सारी कमियों को बताया था कि इसके हेल्प से आप हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके हेल्प से आप कैटलिस्ट प्रमोटर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके हेल्प से कैटलिस्ट पॉइजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारे सबके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे जिनको हम इंटरमीडिएट थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैंने हमेशा आपसे कहा है और आज फिर एक बार बोल रहा हूं कि हमारे पास ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है जो इकलौती ऐसी हो जो सभी टाइप के कैटलिस्ट को क्या करे, एक्सप्लेन करे, उसकी मैकेनिज्म को समझा। आज मैं आप सबके सामने एक नई टाइप की थ्योरी को लेके आया हूं जिसका नाम है एडजॉर्प्शन थ्योरी। थोड़ा समझिएगा, हमारे पास जो आप सभी लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, और खासकर जो सरफेस केमिस्ट्री है हम इसमें जो टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है कैटलिस्ट, और आज का जो टॉपिक आपके पास है वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर कैटलिस्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं कि हमारे पास एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। एडजॉर्प्शन मतलब होता है जैसे कोई सरफेस है, उस सरफेस पे किसी भी चीज का इकट्ठा होना, यानी आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन सरफेस। वो भी अगर आप फ्री सरफेस कहिए तो ज्यादा लेते हैं। किसी फ्री सरफेस पे किसी भी सब्सटेंस का इकट्ठा होना, कंसंट्रेट होना, वो क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए ये एक टाइप का कोई मटेरियल है तो इसका ये क्या है, फ्री सरफेस है। इसी फ्री सरफेस पे किसी भी सब्सटेंस का इकट्ठा होना, स्टोर होना, ये एक टाइप का क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे सबके पास एडजॉर्प्शन की बात समझ में आ जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जैसे हम सभी लोगों ने एडजॉर्प्शन को अभी समझा, बिल्कुल इसी तरह से हम सभी लोग एक टर्म को और भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप उसे भी अच्छी तरीके से समझिए। जैसे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट, तो सबसे पहली बात यह है कि ये थ्योरी किन किन कैटलिस्ट को एक्सप्लेन कर दिया, या आप ध्यान दीजिएगा इसके लिए सक्सेस की पॉइंट क्या होंगे। कि इसके लिए की पॉइंट ये होगा, सबसे पहली बात ये है कि इट एक्सप्लेन अबाउट हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जो हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होंगे उनकी मैकेनिज्म को ये एक्सप्लेन करता है, बात समझिए। और दूसरा सबसे ज्यादा इसका ये है कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जैसे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट थे, इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, इनकी मैकेनिज्म बता सकता है ये थ्योरी, और ये आपका कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन को भी एक्सप्लेन कर सकता है। अब ये सारी चीजें कैसी होती हैं हम सभी लोग एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं,
और आप सभी लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहना क्या है। याद रखिएगा, इस थ्योरी में आपको एड्सॉर्प्शन का रोल समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोगों को एड्सॉर्प्शन की बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के हेल्प से ही, क्योंकि ये थ्योरी आपका एड्सॉर्प्शन पर बेस है और मैंने आपको एड्सॉर्प्शन का मतलब समझाया है कि किसी भी फ्री सरफेस पे किसी भी सब्सटेंस का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, एड्सॉर्प्शन। आइए हम एड्सॉर्प्शन थ्योरी को समझते हैं। ये थ्योरी कहती क्या है, थोड़ा सा आप समझिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास पुरानी एड्सॉर्प्शन थ्योरी थी, ओल्ड जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी थी, उसके कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो मैं कह रहा हूं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अगर हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात करें, इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा आप समझिएगा। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा N2 3H2, यहां पर आपके पास NH3 और यहां पर कैटलिस्ट कौन होता है, आयरन। और अगर हम सभी लोग यहां पर आयरन की फिजिकल स्टेट देखें तो वो फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड। बात समझ में? और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और ये एक टाइप का क्या यहां पर है, कैटलिस्ट है, ठीक। और उसी जगह पे जो N2 है या फिर जो हमारे पास H2 है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और जिसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, गैस। बात मेरी समझ आई आपको? और आप सभी लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम गैस की बात करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहीं ना कहीं दूर दूर होते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है इतने ज्यादा दूर हैं कि उनके बीच में अच्छी तरीके से कोलिजन नहीं हो सकता। मैं जिस वे में समझाना चाहता हूं आप उसे समझिए। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत अच्छा कोलिजन नहीं हो सकता, नॉट गुड कोलिजन, बहुत अच्छा सा टक्कर नहीं हो सकता। और जब नहीं टक्कर हो पाएगा तो वहां पर हम बोलेंगे प्रोडक्ट बनाने की एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि मुझे पता है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो जाके वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। और गैस वाले क्या होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में जो कोलिजन होगा वो बढ़िया नहीं होगा, और जब कोलिजन बढ़िया नहीं होगा तो वहां पे प्रोडक्ट बनाने की एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या रोल प्ले करता है, मैं उसको बता। यहां पर जो कैटलिस्ट आपके पास आयरन है, मैं इस आयरन की बात अगर करूं तो ये जो आयरन है, जो कैटलिस्ट है, जो एक टाइप का क्या है, सॉलिड कंडीशन में है। और मुझे पता है जो सॉलिड होता है इनके पास फ्री सरफेस होता है। आपको मैं ओल्ड मैकेनिज्म समझा रहा हूं, तो इनके कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास कैटलिस्ट है, इसका मैं फ्री सरफेस दिखा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। जैसे ये आपके पास क्या है, कैटलिस्ट है, तो इस थ्योरी के कहने का मतलब ये है कि इस कैटलिस्ट पर जो रिएक्टेंट होगा, जैसे यहां पर गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इस कैटलिस्ट पे आके स्टोर होना चालू कर देंगे। अब थोड़ा समझना, जब यहां स्टोर होना चालू कर देंगे तो क्या फायदा मिला। फायदा नंबर 1 ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। और डिस्टेंस कम हो गई, इनके बीच में जो कोलिजन होगा वो जबरदस्त होगा, और जब कोलिजन जबरदस्त होगा तो प्रोडक्ट बनाने की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस कैटलिस्ट के फ्री सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से इस सरफेस पे इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो भी बढ़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जैसे जैसे यहाँ कंसंट्रेटेड होते जाएंगे, रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी।
और रिएक्शन की रेट बढ़ने का मतलब क्या निकलता है कि यहां पर आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करना चालू कर देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब ये प्रोडक्ट बना लेंगे तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ये प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे कि सरफेस को छोड़ देंगे। पहली कंडीशन में आप देखो क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। एड्सॉर्प्शन होने के बाद क्या हो रहा है, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बना रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन हो रहा है। डिसॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जो प्रोडक्ट है वो इस सरफेस को क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। तो आप इस तरीके से समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये कैटलिस्ट का सरफेस है, इस सरफेस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, गिरेंगे, जिससे यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, इनके बीच में कोलिजन जबरदस्त होगा, जिससे रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट बना के क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये कैटलिस्ट फिर खाली हो गया। फिर दूसरा रिएक्टेंट ऐसे आएगा, वो भी प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी अलग हो जाएगा। फिर ऐसे अगले टाइप का रिएक्टेंट आएगा, कंसंट्रेट होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, अलग हो जाएगा। ये कहानी कंटिन्यू चलती रहेगी, और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जरा देखिए यहाँ पे जो कैटलिस्ट का सरफेस है, इस पे रिएक्टेंट आ रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, हट जा रहा है, रिएक्टेंट आ रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, वो हट जा रहा है। यहाँ कैटलिस्ट केवल एक प्लेसमेंट तैयार कर रहा है, कैटलिस्ट एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। कैटलिस्ट का काम यहाँ एक रास्ता दिखाना है कि आप यहाँ आइए, कंसंट्रेटेड होइए और आपस में कोलिजन करिए, प्रोडक्ट बनाइए और हट जाइए। यही थ्योरी है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, ये पुरानी बातें थी, और अब नई जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी आई है उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कर करके समझाया गया है, और आप उनको भी समझिएगा। मैं एक एक करके पॉइंट्स को समझाऊंगा, और उसके अलावा पॉइंट को लिखते समय आप ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बाद हम सभी लोग थोड़ी बातें और जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी क्या बोला इसके बारे में, तो थोड़ा सा इसको हम रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सभी लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप सभी लोगों ने देखा तो दो फिनोमेना यहाँ पे हुआ। पहला फिनोमेना आपके पास हुआ एड्सॉर्प्शन, और दूसरा फिनोमेना हुआ डिसॉर्प्शन। देखिए, एड्सॉर्प्शन मतलब होता है सरफेस पर इकट्ठा होना, और डिसऑर्प्शन मतलब होता है वो सरफेस को छोड़कर अलग होना। बात समझ पाए? अब एड्सॉर्प्शन में क्या हुआ, रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर जाके क्या हुआ, स्टोर हुआ, और जब वो इकट्ठा हुआ तो वहां पर क्या हुआ, रिएक्शन होना स्टार्ट, रिएक्शन, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, प्रोडक्ट बना। यहां तक का जो फिनोमेना है वो है एड्सॉर्प्शन। वो आपके पास फिनोमेना कौन सा है, एड्सॉर्प्शन का। अब इसके बाद इस प्रोडक्ट का रिमूव हो जाना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ये फिनोमेना आपका कौन सा है, डिसऑर्प्शन का है, और ये फिनोमेना आपका कौन सा है, एड्सॉर्प्शन का है। तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, अब आप सभी लोगों को हम अगर इसको पॉइंट आउट करके लिखें तो आप सभी लोग ये सबसे पहली बात लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड on surface of catalyst। ठीक है, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, गैस कंडीशन में या लिक्विड कंडीशन में, कुछ ऐसा। मैक्सिमम देखेंगे तो गैस होगा मैक्सिमम, और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, सॉलिड, क्योंकि सॉलिड सरफेस प्रोवाइड कराता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ड्यू टू दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट on surface will be increases।
ये दूसरा पॉइंट है कि उस सरफेस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। एंड सो रेट ऑफ रिएक्शन will be also increases। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विल बी इंक्रीजेस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, या फिर सेकंड का ही कुछ पॉइंट है, बिकॉज पॉसिबिलिटी of collision of reactant molecule will be increases। ठीक है, तो ये आप दो पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जब इतना हो गया तो इसके बाद आप थर्ड पॉइंट भी कह सकते हैं, जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, एंड आफ्टर दिस प्रोडक्ट फॉर्म एंड सेपरेटेड फ्रॉम सरफेस। वो सरफेस को छोड़कर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जब सरफेस को छोड़ देता है तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ड्यू टू डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन की वजह से सरफेस को छोड़कर क्या होता है, अलग हो जाता है। अच्छा, इस फिनोमेना को कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, थोड़ा समझना। कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्या है, सरफेस, इस सरफेस पे जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा और ये जो कैटलिस्ट का सरफेस है, पहले जब रिएक्टेंट इनके सरफेस पे आकर इकट्ठा होता है तो इनके बीच में एक छोटी सी बॉन्डिंग बनती है। ऐसे ये इकट्ठा होते गए, इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग बनती चली गई, बॉन्डिंग बनती जाएगी। ये बॉन्ड बहुत मजबूत नहीं होगा, फिर भी ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड के बनने के बाद कुछ एनर्जी निकलती है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब ये फिनोमेना एक टाइप का क्या होगा, एक्सोथर्मिक फिनोमेना। एक टाइप का क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अच्छा, इसके होने पे क्या लाभ हुआ, क्या बेनिफिट मिल गया, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ गए, और जो क्लोज आ गए इनके बीच में कोलिजन होने लगा, और कोलिजन होने लगा तो प्रोडक्ट बना लिए, और जो प्रोडक्ट बनाए अब कैसे अलग हुआ, ध्यान दीजिएगा। एब्जॉर्प्शन जब हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, डिसॉर्प्शन में क्या होगा, यही जो एनर्जी है प्रोडक्ट बनने के बाद इनके बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा, और जब तोड़ देगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, बन के अलग हो जाएगा, ये सरफेस फिर खाली हो जाएगा। ऐसी मैकेनिज्म बताता है एब्जॉर्प्शन थ्योरी, और ये पुराना है। और मैंने आपको बोला कि इस थ्योरी की हेल्प से आप सभी लोग ये समझा सकते हैं कि हम सभी लोग हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट को कैसे समझें। अब समझने वाली बात यह है कि हम कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन क्या काम करता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं कैसे समझूं, आइए हम उसको समझते। ये थर्ड पॉइंट था। चौथा और पांचवा पॉइंट इन्हीं को एक्सप्लेन करेगा। तो क्या कहता है थोड़ा समझना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, कैटलिस्ट, प्रमोटर या पॉइजन को ये कैसे एक्सप्लेन करता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, थोड़ा सा आप उसको ज्यादा अच्छे समझिएगा। वास्तव में जो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट होते हैं ना, उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। अब सॉलिड होती है, जैसे आप देखेंगे कहीं आयरन काम करेगा, निकल काम करेगा, प्लेटिनम काम करेगा, पीडी काम करेगा, सीयू काम करेगा, आयरन XYZ कोई भी काम कर सकता है। ये सब क्या है, मेटल है, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड। तो ऐसा एनालिसिस किया गया कि अगर जैसे मान लो मैं निकल कैटलिस्ट का एग्जांपल लेता हूं, सपोज कर लीजिए निकल का एग्जांपल लेता हूं, तो ऐसा कहा गया अगर आप निकल के बारे में देखेंगे तो निकल के एटम्स कुछ इस तरह से जुड़े होंगे। आप ये देखेंगे
निकेल्स के जो एटम होंगे कुछ इस तरह से जुड़े होंगे आपस में एक दूसरे के साथ। अगर आप निकेल सब्सटेंस को देखेंगे तो अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं उसको भी बता रहा हूं। अगर आप निकेल के साथ देखेंगे दो तरह की बातें हैं। निकेल के साथ देखेंगे तो दो तरह की बैलेंसी है। एक बैलेंसी आप देखो जो सरफेस पे दिखाई देगी और एक बैलेंसी देखो जो सरफेस के अंदर दिखाई देगी। जो बैलेंसी सरफेस पे दिखाई देगी वो बैलेंसी कहलाएगी फ्री बैलेंसी, और जो फ्री बैलेंसी है ये आपका बहुत ही एनर्जेटिक वाली होगी। एनर्जेटिक मतलब क्या, बहुत एनर्जी वाली मतलब क्या है, ये बैलेंसी फ्री है, ये जुड़ना चाहती है, आप बात समझिएगा। और जो बैलेंसी ये देखिए, इन बैलेंसी की बात करेंगे तो ये बैलेंसी सारी की सारी क्या है, जुड़ी हुई है। आप सभी लोगों को जो मैं बता रहा हूं उसे समझिएगा। वास्तविकता क्या है कि जब इस टाइप के कैटलिस्ट के सरफेस को एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि कैटलिस्ट अगर आपका सॉलिड फेज में है तो एक कैटलिस्ट के सरफेस पे बहुत सारे फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होते हैं। यानी आप बोल सकते हैं a lot of free valency are present on surface of catalyst, that is after observation। ये ऑब्जर्व किया गया तो कई लोगों के माइंड में आया क्या फ्री वैलेंसी सब जगह एक जैसी है? तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि यार सरफेस एकदम प्लेन है तो फ्री वैलेंसी भी क्या होगी, एक जैसी होगी, क्योंकि सरफेस प्लेन होने का मतलब एटम्स एकदम प्लेन में है तो फ्री वैलेंसी भी क्या होगी, एक जैसी होगी। लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि पहली बात इसका सरफेस एकदम प्लेन नहीं है, दूसरी बात ये कि फ्री वैलेंसी भी सब जगह एक बराबर नहीं है, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। तो उन्होंने देखा कहां पे ज्यादा था, तो उन्होंने बताया कि जहां पर गड्ढे बने हुए, जैसे मैं यहाँ का एक एटम गायब कर दिया, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। तो कहे जहां पे होल बना होता है, जहां पे दरार आई होती है, क्योंकि वो कोई भी सरफेस है, कैटलिस्ट का हो या किसी भी सॉलिड का सरफेस हो, वो 100% स्मूथ नहीं होता है, वो 100% प्लेन नहीं होता है। यही बात ये भी समझा रहे हैं, ये 100% प्लेन नहीं है, कहीं पे तो गड्ढे होंगे ना, कहीं पे क्रैकिंग होगा। जहां पे क्रैकिंग होगी वहीं पर आप देखेंगे मैक्सिमम फ्री वैलेंसी होगी, और इसको हम कहते हैं एक्टिव जोन। क्या नाम देते हैं, एक्टिव जोन। क्यों? किसी भी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी, बात याद रखिएगा, किसी भी कैटलिस्ट की जो रिएक्टिविटी होती है वो उस पर फ्री वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फ्री वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, वो कैटलिस्ट उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा। अब आप बताइए यहाँ पे जरा, यहाँ पे फ्री वैलेंसी क्या है, ज्यादा, यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप देखो क्या सीखिए, पहली बार कैटलिस्ट का सरफेस पर फ्री वैलेंसी होगी, ये फ्री वैलेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के हर एक जगहों पे सेम नहीं होगा, क्योंकि मेरा सरफेस ये 100% प्लेन नहीं है, कहीं पर गड्ढे होंगे तो कहीं पर क्रैकिंग है, कहीं पे ट्रफ है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं पे फ्री वैलेंसी ज्यादा होगी तो कहीं पे क्या होगा, कम होगा। मुझे पता है कि किसी भी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी उसकी फ्री वैलेंसी डिसाइड करती है, जितना ज्यादा फ्री वैलेंसी उस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पे क्रैकिंग है, जहां पे फ्री वैलेंसी ज्यादा है, हम उसे कहते हैं एक्टिव जोन। क्या नाम देते हैं, एक्टिव जोन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं समझाने वाला हूं कि कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जैसे सरफेस पर आते हैं वो इस सरफेस के साथ एक छोटा सा एक वीक बॉन्ड बनाते हैं। वो वीक बॉन्ड कहां से बनाते हैं, इन्हीं के फ्री वैलेंसी के साथ बनाते हैं। आई बात समझ में, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इनके फ्री वैलेंसी के साथ बॉन्ड बनाता है। बात आ रहा है समझ में ना, जब फ्री वैलेंसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, इन्हीं फ्री वैलेंसी के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब आप खुद बताओ, यहां पर तो फ्री वैलेंसी बहुत है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कंसंट्रेट हो जाएंगे, और जब कंसंट्रेट हो जाएंगे तो यहाँ तो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, तो यहाँ प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि फ्री वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी वहां पे रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पर उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने लिखा रिएक्टिविटी ऑफ एनी टाइप ऑफ कैटलिस्ट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्री वैलेंसी।
इतनी बात समझ में? अब आइए देखते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन क्या है। देखिए मैं एक बात बता दूं, जब आप कैटलिस्ट प्रमोटर मिलाते हैं तो कैटलिस्ट प्रमोटर क्या करता है, इनके बीच में क्रैकिंग कर देता है, और जब क्रैकिंग कर देता है तो आप खुद समझ सकते हैं नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जब क्रैकिंग होगा ये जब टूटेगा तो जो बंधी हुई वैलेंसी थी वो अब भी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट प्रमोटर जैसे मिलाते हैं वो क्रैकिंग करेगा, क्रैकिंग करने से क्या होगा, फ्री वैलेंसी बढ़ेगी, और फ्री वैलेंसी बढ़ेगी तो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने कैटलिस्ट प्रमोटर को एक्सप्लेन किया था कि ये एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट नहीं होगा लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, हम उसे कहते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर या एक्टिवेटर। आप देख लीजिए जैसे इनको मिलाएंगे ना वैसे यहाँ पर जो बंधी वैलेंसी है वो फ्री हो जाएगी, क्रैकिंग हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ catalyst promoter cracking, number of cracking are increases, and due to this phenomena number of free valency increases, and we know that reactivity of any type of catalyst that is directly proportional free valency। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, जब कैटलिस्ट पॉइजन मिलाते हैं तो क्या होता है, जब आप कैटलिस्ट पॉइजन मिलाते हैं तो कैटलिस्ट पॉइजन क्या करता है, इन पर एक लेयर बना लेता है, इनके सरफेस पे एक लेयर बना लेता है, कवच बना लेता है, कवर कर देता है, और जब कवर्ड कर देता है तो इस लेयर के अंदर फ्री वैलेंसियां ढक जाती हैं, और जब ढक जाती हैं तो जब रिएक्टेंट आता है तो रिएक्टेंट का संपर्क फ्री वैलेंसी से नहीं हो पाता, और जब नहीं हो पाता तो जहां ढकी नहीं है वहां संपर्क हुआ, यहाँ पे रिएक्टेंट है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, तो देख लो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाए, और जब एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाए वैसे भी समझ लो कि जब आप कैटलिस्ट पॉइजन मिलाओगे तो वो पॉइजन क्या करेगा, इस कैटलिस्ट के सरफेस को ढक लेगा, कवर कर लेगा, और जब कवर कर लेगा जैसे कचरे के ऊपर कवर होता है बिल्कुल वैसे कवर कर लेगा, जिससे फ्री वैलेंसी क्या हो जाएगी, ढक जाएगी, तो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई, और फ्री वैलेंसी अगर कम हो गई तो एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को मैंने इस वीडियो में यही समझाया है एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या है, एड्जॉर्प्शन थ्योरी कहता क्या है। मैं सारी बातों को एक लाइन में एक बार में बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। वास्तविकता क्या थी, वास्तविकता ये थी कैटलिस्ट जो आपका रहेगा सॉलिड फेज में रहेगा, इनके सरफेस पे फ्री वैलेंसी होगी, जो फ्री वैलेंसी होगी ये सब जगह पे सेम नहीं होंगी, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम होगी, जहां पे ज्यादा होगी उसे एक्टिव जोन कहेंगे। अब होता क्या है, होता ये है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पे आते हैं, इन्हीं फ्री वैलेंसी के साथ एक वीक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। इस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बॉन्ड बना था, इस सिचुएशन में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी जब ये प्रोडक्ट बना लेते हैं तो वो एनर्जी इस प्रोडक्ट को हटाने में यूज आ जाती है, ये सरफेस फिर खाली हो जाता है, फिर रिएक्टेंट आता है, इनके साथ बॉन्ड बनाएगा फ्री वैलेंसी के साथ, प्रोडक्ट बनाएगा, अलग होगा, ये कई बार होता रहता है। और रही बात कैटलिस्ट प्रमोटर या कैटलिस्ट पॉइजन की, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि जब आप कैटलिस्ट प्रमोटर मिलाते हैं तो इनके सरफेस पे दरार बढ़ जाती है, क्रैकिंग बढ़ जाता है, जिससे फ्री वैलेंसी बढ़ जाएगी, और फ्री वैलेंसी बढ़ जाएगी तो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और उसी जगह जब कैटलिस्ट पॉइजन मिला देते हैं तो वो इन पे एक कवर बना लेगा, जब कवर बना लेगा तो फ्री वैलेंसियां ढक जाएंगी, और फ्री वैलेंसियां ढक जाएंगी तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप सभी लोग आगे मेरा जो वीडियो रहेगा मैं उसमें एंजाइम कैटलिस्ट को समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आप अच्छी तरीके से समझिएगा, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं आपको ये चीज समझ में आया है, और ये बात आप 100% से कह सकते हैं।